हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात करने वाले हैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर। दो लेक्चर हमारे हो गए हैं। डी ब्रोगली हमने पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग पढ़ लिया। इस लेक्चर में हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है। चलिए ठीक है, पिछले दो लेक्चरों को अच्छे से देखिए। इस लेक्चर पे आइए फिर अपन बात करते हैं। आज इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट हम बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे हम जब प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उनके उद्देश्य से भी ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर लिखते हैं हिंदी में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या तरंग समीकरण। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात, हिंदी की इंग्लिश की कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर की आधारभूत समीकरण या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सबका मतलब एक ही है। श्रोडिंगर ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, डी ब्रोगली ने तो क्या कहा कि भैया उसकी कणीय प्रकृति भी होती है और तरंगी प्रकृति भी होती है। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग में जो उसका जो मान है उसको एक साथ यथार्थता के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन श्रोडिंगर ने क्या कहा, श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो तरंगों की भांति चक्कर लगाता है। किसकी भांति चक्कर लगाता है? तरंगों की भांति। तरंगों में भी अप्रगामी तरंगों की भांति। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में फिजिक्स में, अप्रगामी तरंगें वो होती हैं जो जब वो चलती है ना किसी माध्यम में तो वो ऊर्जा की हानि नहीं करती हैं। और उसने सही माना कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि करता तो नाभिक में गिर जाता, जो कि बोर की कमी थी। हमने बोर में भी बात की थी 11th क्लास में। तो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करता रहता है, नियत वेग से चक्कर लगाता रहता है। किसकी भांति? अप्रगामी तरंगों की भांति। क्योंकि अप्रगामी तरंगें भी होती हैं जो ऊर्जा की हानि नहीं करती और इलेक्ट्रॉन भी अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करता। अगर ऐसा करता तो वो नाभिक में गिर जाता और क्या हो जाता, परमाणु का मतलब ही नहीं होता, परमाणु खत्म हो जाता अगर वो नाभिक में गिर जाता। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करता है, नियत वेग से चक्कर लगाता है। तभी श्रोडिंगर ने क्या कहा कि अप्रगामी तरंगों की भांति चक्कर लगाता है। अप्रगामी तरंग वो होती हैं जो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं, और आप फिजिक्स में इसको अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा अप्रगामी तरंगों की भांति, तो वो ऐसे भी कर सकता है, 3D में चक्कर लगाता है ऐसे और ऐसे। 3D डायमेंशन कहीं भी लगा सकता है, मतलब ऐसे घूम रहा है तो अपनी एक्सिस पे भी घूमता रहता है, तो अपन क्या बोलेंगे वो 3D में, मतलब वो एक्स एक्सिस में भी, वाई में भी और जेड में भी कहीं भी घूम रहा है, अपने एक्स पे भी घूम रहा है और नाभिक के चारों ओर भी क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है तरंग की भांति। ये किसने बोला था? ये श्रोडिंगर ने बोला। उसने क्या कहा, उसने एक समीकरण दी जो कि किस आधार पे दी, देखो। श्रोडिंगर ने कहा, आप लिख सकते हैं, श्रोडिंगर ने अप्रगामी तरंगों की समीकरण, अप्रगामी तरंगों की समीकरण व डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण को मिलाकर एक समीकरण दी, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, श्रोडिंगर या श्रोडिंगर तरंग समीकरण या श्रोडिंगर की आधारभूत समीकरण। तरंग समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या मान रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अप्रगामी तरंगों की भांति चक्कर लगाता है। ठीक है, अप्रगामी तरंग वो है जो किसी प्रकार की एनर्जी की हानि नहीं करती, और इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस वो नहीं करता है। अप्रगामी तरंगों की समीकरण क्या होती है, देखो उसने क्या किया, अप्रगामी तरंगों की समीकरण और डी ब्रोगली समीकरण को क्या किया, मिला के एक समीकरण दी। अप्रगामी तरंगों की समीकरण क्या है, अप्रगामी तरंग समीकरण। ठीक है, इसको आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में। ये होती है डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है अप्रगामी तरंगों की समीकरण। डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या डाल देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। डी ब्रोगली समीकरण हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चरों में। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम बी
यही होता है। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनको क्या है, मैं एक तरीके से लिख देता हूँ, मैं, जिससे पूरा अपन एक साथ में हल कर सकें। ए प्रगामी तरंगों की समीकरण और डी ब्रोगली समीकरण, इससे मैं पूरा एक साथ हल करके आपको बता दूंगा। ए प्रगामी तरंगों की समीकरण तो क्या आई, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्बडा, 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्बडा स्क्वायर बराबर 0। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूँ। डी ब्रोगली समीकरण में जानता हूँ लैम्बडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन एम बी। इसको मैं डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूँ, इक्वेशन 2 से लैम्बडा का मान इक्वेशन 1 में या समीकरण 1 में रख दूं। समीकरण 1 में रख दूं तो देखो क्या होगा, यहां लैम्बडा पे स्क्वायर है तो एच पे भी स्क्वायर हो जाएगा, एम पे भी स्क्वायर और वी पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर। अब देखो ये लैम्बडा नीचे है तो ये एच ऐसे लिखेंगे तो एम भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और क्या, साई बराबर 0। इसको मैं डाल देता हूं समीकरण नंबर 3। इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। समझ आया कैसे आया, लैम्बडा पे स्क्वायर तो एच पे भी स्क्वायर, एम पे भी स्क्वायर और वी पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एम भी कहाँ चला जाएगा, क्योंकि लैम्बडा अपॉन में है ना, तो एच तो एम भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो एच कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एच स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, साई पहले से था, पाई पहले से था कि नहीं था। हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी की, कुल ऊर्जा, किसके बराबर होती है, टोटल एनर्जी को दिखा रहा हूं मैं ई से, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी की कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, इसकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसी के बराबर होती है। और हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। देखो मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को पूरा डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो आपको आना चाहिए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने 11th में भी पढ़ी होगी, तो डायरेक्ट लिख रही है, लेकिन वो आती कैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 एम बी स्क्वायर, और यहाँ जो श्रोडिंगर ने पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को माना वो इसको माना कैपिटल वी। ठीक है, कैपिटल वी। ठीक है, ये यहाँ पर वेग है, ये तो एच अपॉन एम बी है ना, द्रव्यमान इंटू वेग, ये वाला वी अलग है, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना भैया, कैपिटल वी। तो अगर मैं मान रख दूं टोटल एनर्जी में, इसको मैं ऐसे लगा दूं कि E बराबर क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, क्या है यहाँ पर, हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने क्या मान लिया, कैपिटल वी। मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां से मैं वेग का मान निकाल सकता हूं वी स्क्वायर का। क्या करूं, सबको इधर पहुंचा दूं तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन एम। यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। यही आ जाएगा, 2 को उधर पहुंचा दो, एम नीचे चला जाएगा, ये वी स्क्वायर वेग निकालना है, ये तो किसको माना है, कैपिटल वी स्थितिज ऊर्जा को, तो ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो यही आ जाएगा। अब मैं वी स्क्वायर का मान समीकरण 4 से उठा के समीकरण 3 में पुट कर दूं, तो मैं यहां लिखूंगा कि वी स्क्वायर का मान, जो वेग है का मान समीकरण का मान 4 से, समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन 3 में रखने पर वी स्क्वायर वेग का मान। तो देखो समीकरण 3 क्या है, डेल स्क्वायर साई, यही है कि नहीं, दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, वी स्क्वायर का मान तो अपन रख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 इंटू ई माइनस वी, कैपिटल वी यहां पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा। एक बार यही पूछा था, आरपीएससी का एग्जाम हुआ था और श्रोडिंगर तरंग समीकरण देके पूछा था कि ये जो वी है, ये वी ये क्या है, तो लोगों ने वेग कर दिया इसको, जबकि एक्चुअल में ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा मानी, ठीक है, श्रोडिंगर ने। तो ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी हमको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जब आप पढ़ते हो की परीक्षा देंगे आगे चल के, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वहां कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा था एक बार, ई माइनस वी और नीचे क्या है
m, और साई तो यहाँ लिख ही रहा था साई, और बराबर क्या 0, बराबर में 0 है। देखो m से m कट गया, 1m, 4 दूनी के 8 हो जाएंगे तो क्या समीकरण बनेगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 4 दूनी के 8, 8 पाई स्क्वायर, 2m थे तो 1m से m का m कट गया तो क्या रह गया m अपॉन h स्क्वायर, और क्या e माइनस v साई बराबर 0। और यही क्या कहलाता है, यही कहलाती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहलाती है। इसी को क्या बोला जाता है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई बराबर 0। ये जो होता है डेल स्क्वायर, इसको बोला जाता है लाप्लासियन संकारक। इसका नाम होता है, कभी कभार यही पूछ लेता है प्रतियोगी परीक्षा में, लाप्लासियन संकारक। संकारक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटर। संकारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। इसका मान किसके बराबर होता है, दिख रहा है कि आपको दिख रहा है। अगर एक विमीय के लिए अपन पूछा जाता कि भैया एक विमीय, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है एक विमीय के लिए, तो इसका मान होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर दो विमीय के लिए पूछा जाता तो आप क्या कर देते, प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिख रहा है आपको। और अगर त्रिविमीय के लिए पूछता तो आप क्या कर देते, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। इस डेल्टा स्क्वायर है ये तो, और ये जो ऐसे होता है इसको बोलते हैं डेल, और ये क्या है, त्रिभुज जैसा, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर अपन इसको बोल रहे हैं, लाप्लासियन संकारक। जिसका मान अगर एक विमीय के लिए लिखा था तो आप क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर द्विविमीय के लिए तरंग समीकरण लिखवाता श्रोडिंगर की तो आप क्या लिखते, डेल स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और अगर त्रिविमीय के लिए, मतलब तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है, त्रिविमीय का मतलब एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई एक्स और जेड अक्ष, तो तीनों के लिए आप क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। सबके साथ क्या लगा देते साई, क्योंकि साई का क्या आ रहा है, इससे गुणा हो रहा है। इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं इसको पूरा ओवरऑल लिख के अपन कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे आया आप लोगों ने देखा, ये तो क्या कहलाती है, अप्रगामी तरंगों की समीकरण। ये क्या कहलाता है, डी ब्रोगली समीकरण। इन दोनों को मिला के ही क्या दिया था उसने, श्रोडिंगर तरंग समीकरण दी थी। मुझे पता है कि इसका मान इसमें रखेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, किसी की टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना, स्थितिज ऊर्जा को उन्होंने माना कैपिटल वी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस v की वैल्यू इसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल वी। यहाँ जो v स्क्वायर है ये वेग है, वेग, और कैपिटल v है जो इसमें जो तरंग समीकरण में जो v आया है ये किसको शो कर रहा है, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, ना कि वेग को। ये एक बार आरपीएस मतलब ये क्वेश्चन पूछा था प्रतियोगी परीक्षा में, ठीक है, राजस्थान में एक एग्जाम होता है आरपीएससी का, लाइक टीचर्स का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग कर सकते थे, है ना। इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ उसको और एक्सप्लेन करके। यहाँ m क्या है बस बता सकते हैं, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, h क्या है प्लांक नियतांक है, e क्या है एनर्जी है, साई क्या होता है, v क्या होता है, मैं सबको बताता हूँ। अब इसको एक बार अच्छे से लिखो। ये बता दिया मैंने, डेल्टा की क्या होता है, त्रिभुज जैसा स्क्वायर जिसका हो रहा है उसको बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लासियन संकारक। अगर एक विमीय के लिए बात करता तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगर द्विविमीय के लिए लिखो तरंग समीकरण तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और त्रिविमीय के लिए बात करता मतलब एक्स वाई जेड तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। किसके बराबर होता है, इस त्रिभुज जैसे के स्क्वायर के बराबर या डेल्टा स्क्वायर के बराबर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाप्लासियन संकारक या लाप्लासियन ऑपरेटर। आप इसको लिखो, फिर मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। देखो बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आई होप, मुझे आशा है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। बस आपको अप्रगामी तरंगों की समीकरण दिमाग में रखनी है और आप इसको आराम से बता देंगे। देख यही आया कि मेरे पास, ये इसको मिटा नहीं रहा मैं, इसको और आप लिखते खोल के कि आपको अगर एक विमीय के लिए लिखना होता है, एक विमीय के लिए, तो एक विमीय का मतलब केवल एक एक्सेस, तो अपन डेल इसकी जो ये लाप्लासियन ऑपरेटर इसकी वैल्यू क्या रखते, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यही रखते, तो यहां केवल ये आ जाता। अगर आप द्विविमीय के लिए लिखते तो इसको भी लिखते साथ में डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और अगर त्रिविमीय के लिए लिखते तो एक्स वाई जेड तीनों एक्स डेल जेड स्क्वायर। तो आप इस समीकरण को कैसे लिख सकते थे, कैसे लिखते आप इसको कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साई से। प्रत्येक के साथ भी साई लगा सकते थे, ऐसे लगा दो तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ भी साई लग रहा है, कोष्टक में लिख दो इसके साथ भी साई, मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ क्योंकि प्रत्येक के साथ लग रहा है। एक विमी के लिए लिखते तो आप केवल डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखते, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। अगर दो विमी के लिए लिखते कि भैया दो विमा मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आप ये लिखते, त्रिविमी के लिए तो आप तीनों लिख देते। ठीक है, अपन त्रिविमी के लिए लिख रहे हैं प्लस क्या 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ई कैपिटल वी साई बराबर 0। ये क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति है, मतलब वो अपने एक्स पे भी घूम रहा है और नाभिक के चारों ओर, तो मतलब कुल मिला के वो किसी भी एक्सिस में गति कर सकता है। वो एक्स एक्सिस में भी कर रहा है, वाई में भी कर रहा है और जेड मतलब आपकी साइड, मतलब 3 अक्षीय होती है वातावरण में, तो कैसे भी गति कर रहा है। तो इसीलिए ये समीकरण क्या कहलाती है, श्रोडिंगर की त्रिविमीय समीकरण, त्रिविमीय समीकरण। ठीक है, इसकी ये क्या होता है, लाप्लासियन संकारक हम इसको बोलते हैं। जैसे आपको बोलता है एक विमीय के लिए लिखो, एक विमीय के लिए, कभी आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे और वहां पूछा जाता कि मोनो डायरेक्शनल के लिए लिखो, तो आप केवल इस डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखते, क्या लिखते, आप लिखते केवल डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस क्या 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई कैपिटल वी साई बराबर 0। तो ये समीकरण क्या कहलाती, एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। मतलब अपन ने केवल ये माना है कि इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो केवल एक दिशा में, इसीलिए एक अक्ष को लिया है, केवल किसको, एक्स को। अगर द्विविमीय के लिए होते तो आप इस 2 को लिख देते, त्रिविमीय के लिए अपन ने ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे आप लिखते। मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कैसे इसको क्वेश्चन आता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी है ई है, ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो एम है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते कितना होता है, वैसे जैसे बताना चाहूँ 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, अगर ग्राम में होगा 10 की घात माइनस 28। यहाँ जो H है, H वो है प्लांक नियतांक, या अपन इसको क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है। और यहाँ पे जो साई है, साई इसको बोला जाता है वेव फंक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं तरंग फलन। ये क्या होता है अपन अच्छे से भी बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, तरंग फलन। ठीक है, ये क्या है, किसी भी परमाणु कक्षा परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेव फंक्शन। ठीक है, और इसको अपन जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, और ये तो पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 3.14 होती है, और साई क्या है, तरंग फलन। कभी कभार पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ये इसकी क्या है, वी क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, आगे चल के आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। कई बार नीट और आईआईटी में भी पूछा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पढ़ना केवल बीएससी के उद्देश्य से नहीं है, थोड़ा बहुत हमको आना भी चाहिए कि हम किस लिए चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या है हमारा उद्देश्य। ठीक है, तो ये वी यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, ना कि ये इसका वेग है। ठीक है, वेग वो तो हमने रख लिया था समीकरण में जब ये वैल्यू बनी थी। ये क्या कहलाएगा, एक विमीय समीकरण कहलाएगा, आपको ये लिख देना है। त्रिविमीय का मतलब इसमें 3 अक्षों में इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। डेल्टा इसकी वैल्यू क्या होगी, त्रिविमीय के लिए डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल और अपन साई से गुणा करेंगे तो इसके साथ भी साई, इसके साथ भी साई और इसके साथ भी साई अपन लोग लिख सकते हैं। लिखो इसको, देखो एक चीज़ और बताता हूँ, इसको अपन एक रूप में और लिख सकते हैं। ये लिख लिया ना आपने, देखो इसी को श्रोडिंगर तरंग समीकरण को, एक और चीज इसमें आगे के लिए आपके लिए काम आएगी जीवन में। देखो इसका मतलब तो आप जानते हैं, इस पूरे का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर, तो इसको मैं हटा दूं, इस पूरे का मतलब तो ये, इसकी जगह तो रखो ना डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर इसकी के लिए लाप्लासियन ऑपरेटर की जगह। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर साई। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, तो ये वाली ये लिख देंगे तो ये बन जाएगी। ठीक, देखो अगर मैं डेल स्क्वायर साई को तो इधर रख लूं और इस सारी वैल्यू को उधर पहुंचा दूं, तो क्या हो जाएगी, माइनस में 0 ना उस तरफ, तो क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम अपॉन एच स्क्वायर और क्या ई माइनस वी साई बराबर 0। लिख सकता हूँ, लिख सकता है इसको, अरे लिख सकता हूं ना, इसको लिख सकता हूं, लिख सकता, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको। देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर h को हम इधर पहुंचा दें तो क्या हो जाएगा
एच स्क्वायर, 8 को नीचे पहुंचाएंगे तो 8 पाई स्क्वायर अपॉन एम, डेल स्क्वायर तो यहाँ लिख ही रहा था तो ये आएगा। v यहाँ पर नेगेटिव में इधर जाएगी तो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव में, इस तरफ प्लस नहीं आएगा, ये क्या आएगा डेल स्क्वायर प्लस v को इधर पहुँचा दें तो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है। और इस पूरे का गुणा किससे हो रहा है साई से, दिख रहा है। इस तरफ केवल कौन रह जाएगी एनर्जी E, अरे E तो रह जाएगी और E के साथ कौन रह जाएगा साई। इस देखो अगर यहाँ पर यहाँ करते तो E साई और ये भी, तो इसका भी साई से गुणा, इसका भी E का भी साई से गुणा और इसका भी साई से गुणा। इसमें भी तो वही हो रहा है, अगर वैल्यू जैसे H को इधर पहुँचाते 8 पाई स्क्वायर एम को इधर पहुँचाते, इसका भी साई से गुणा, डेल स्क्वायर का भी साई से गुणा आ रहा तो साई से गुणा, क्वेश्चन में लिख दिया। और V का भी, V यहाँ क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एक अलग रूप बन गया कि नहीं बन गया इस समीकरण का, अलग रूप बन गया। नेगेटिव चार्ज किसके साथ आ रहा था, इसके साथ नेगेटिव, अगर दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव से गुणा कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगी, एनर्जी आ गई, ये क्या कहलाती है, इसकी एनर्जी निकालने का एक अलग से फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, इसी से इसको इधर पहुंचाया तो ये सारा नेगेटिव में हुआ, फिर अपन एच को इधर पहुंचाया 8 पाई स्क्वायर एम नीचे आएगा, वी यहाँ नेगेटिव में है तो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक। और ई के साथ साई गुणा होगा तो ई साई हो, यहाँ भी वी का साई के साथ गुणा हो रहा था तो यहाँ पे भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस पूरे डेल स्क्वायर हमने लिख दिया, ये लाप्लासियन ऑपरेटर, इसका भी साई से गुणा हो जाएगा, इस वाली वैल्यू का भी, जैसे यहाँ करते तो यहाँ गुणा होता कि नहीं होता, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होती है ये इसको एक बोला जाता है एच, एच के साथ साई किसके बराबर आ जाएगा, ये ई साई के बराबर। तो ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही है। ये वैल्यू एक संकारक होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, या इसको क्या बोलते हैं संकारक, जिसको किससे दर्शाते हैं एच से, या कभी कभार एच कैप लगा देते हैं ऐसे उसके ऊपर एच कैप, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर आप लेके हैमिल्टोनियन संकारक एच कैप या एच से दर्शा देते हैं, साई तो यहाँ लग रहा है तो साई किसके बराबर होती है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर प्लस क्या v, इसके बराबर इसकी वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन संकारक। तो ये भी किसको शो करता है, ये भी श्रोडिंगर तरंग समीकरण को ही शो करता है। और एक ऐसे बन के आया, आप लोग ये थोड़ा हायर एजुकेशन की, आपको जब आप बीएससी का एग्जाम देंगे तो आप केवल यहाँ तक ही लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला इसको ही लिख के छोड़ देंगे, इतने में ही आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसके आगे का भी क्या होता होगा, आगे जाकर अपन हायर एजुकेशन में आप लोग पढ़ेंगे, जो लोग एमएससी वगैरह करेंगे वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो ऐसे आएगा। तो आता कैसे, मैंने आप लोगों के लिए वो बताया है। ये ऐसे आता है कि इसको उधर पहुंचाएगा, बराबर में 0 तो नेगेटिव में, यहाँ से सारी वैल्यू को अपन एनर्जी को एक तरफ कर लेंगे और सबको इधर पहुंचा देंगे, तो ये वैल्यू बनेगी। ये पूरी वैल्यू एक संकारक होता है हैमिल्टोनियन, जिसको दर्शाते हैं एच कैप से, उसके बराबर होती है। इसीलिए कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं एच कैप साई बराबर ई साई। ये वैल्यू, ये समीकरण भी क्या कहलाता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही कहलाता है। यहाँ ये क्या हो जाती है, एनर्जी हो जाती है, टोटल एनर्जी, इसको निकालने का ये फॉर्मूला एक और बन जाता है, ठीक है। तो आप समझे, आपको जब बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे तो आप केवल यहाँ तक ही लिखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, आगे लिखेंगे। लेकिन समझने के लिए कि ये आगे कैसे आया, ये चीज़ें हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, एक तो आपको कोई पढ़ाए ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। और देखो अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आता है साई स्क्वायर की सार्थकता बताइए। जो साई आ रहा है बार बार, साई है क्या, ठीक है, यहाँ तक तो आप कर दोगे श्रोडिंगर तरंग समीकरण अच्छे से, मैंने बता दिया। एक विमी के लिए भी लिख सकते हैं आप, द्विविमी के लिए भी, ये हैमिल्टोनियन संकारक क्या है आप ये भी अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। आप कभी प्रतियोगी परीक्षा देंगे जिसमें रसायन विज्ञान केमिस्ट्री आएगी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं उद्देश्य मेरा सिखाना है, आप पढ़ तो बुक्सों से भी सर के 5 साल के पेपर पढ़ के भी पास हो सकते हैं, तो वो कोई मैटर वाली बात है नहीं, ठीक है, उस चीज़ में कोई दम वाली बात है भी नहीं। इसी में एक टॉपिक आता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि साई स्क्वायर की सार्थकता समझाइए। सार्थकता का मतलब सिग्निफिकेंस, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे से डरे ना, क्या है, मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ हिंदी भी बोलता हूँ। साई स्क्वायर की सार्थकता, ठीक है, साई स्क्वायर की सार्थकता। अपन ने साई पढ़ा था, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, तरंग फलन। तरंग फलन, ये जो साई होता है तरंग फलन, ये तरंग के आयाम को दर्शाता है।
क्योंकि श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, तरंग। तरंग के आयाम को दर्शाता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, तरंग के आयाम को। इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, भौतिक सार्थकता नहीं होती है, भौतिक सार्थकता नहीं होती है। लेकिन अगर मैं लिखता साई, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, साई स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, तरंग फलन का वर्ग, इसकी भौतिक सार्थकता हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है कि परमाणु में कहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, प्रायिकता को दर्शाता है, ठीक है। इसका मतलब जहां साई स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि साई स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। साई क्यों नहीं दर्शाता, तभी हम बोल रहे हैं कि साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, ये केवल तरंग के आयाम को दर्शाता है। देखो अब चीज समझो, बहुत समझने वाली चीज है। साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है, ये तरंग फलन का वर्ग इसको अपन बोल रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं कक्षक के। जहां साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी भी कैसी होती है, अधिक, और उसी स्थान को परमाणु में क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। ये साई क्यों नहीं दर्शाता, देखो इलेक्ट्रॉन को तरंग मान रहे हैं हम लोग, तरंग, जैसे मैं यहां बताऊं, यही बताऊं पहले, तरंग का आयाम क्या होता है, तरंग ऐसे चलती है सरंग और गर्त बनाते हुए ऐसे, तो निश्चित बिंदु से तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होता है वो तरंग का क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। तो इसका मतलब तरंग के आयाम को दर्शाने के लिए आयाम का कितना मान चाहिए, एक चाहिए। श्रोडिंगर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किसकी भांति चक्कर लगा रहा है, किसकी भांति, तरंग की भांति चक्कर लगा रहा है। माना ये इलेक्ट्रॉन था तो इसका एक बार विस्थापन तो ये हुआ और एक बार विस्थापन क्या हुआ, ये हुआ, तो पूरी एक तरंग क्या होती है, एक सरंग बना ले, एक तो ऊपर बना ले और एक नीचे बना ले, इसको तरंग की पूरी की स्थिति बोला जाता है। तो यहाँ अपन तरंग किसको बोल रहे हैं, इसमें परमाणु के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण में। तो इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति चक्कर लगा रहा है ऊपर नीचे ऐसे, तो एक तो ये और एक ये पूरी स्थिति एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, तरंग की भांति अप्रगामी तरंगों की भांति चक्कर लगा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, मैं बोलूं कि तरंग की पूरी स्थिति को दर्शाने के लिए आयाम के कितने मान चाहिए, 2। इसका मतलब मुझे ए चाहिए कि ए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ए तो केवल ये दर्शा रहा है कि उसका अधिकतम विस्थापन कितना। क्या बोल रहा था कि मुझे तरंग का अधिकतम विस्थापन तो आयाम कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मुझे तरंग की एक स्थिति बतानी है तो मुझे तरंग आयाम के कितने मान चाहिए, 2 मान, मतलब ए चाहिए कि ए स्क्वायर चाहिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर श्रोडिंगर के अनुसार अप्रगामी तरंगों की भांति चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब एक तो ऐसे बनाएगा स्थिति और एक नीचे। तो जैसे तरंग को दर्शाने के लिए आयाम लेते हैं, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए क्या लेते हैं, साई तरंग फलन लेते हैं। तो एक तरंग फलन तो क्या दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, और दूसरा तरंग फलन क्या दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ऐसे गया। तो एक तो ऐसे और एक ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति दर्शाने के लिए, पूरी कि भैया ऐसे बना रहा है, मुझे साई के भी कितने मान चाहिए, 2। तो साई मल्टीप्लाइड साई तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। जैसे तरंग के लिए तो आयाम यूज करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं, साई तरंग फलन यूज करते हैं। इसका मतलब तरंग की एक स्थिति पूरी दर्शाने के लिए मुझे तरंग आयाम के कितने मान चाहिए, 2। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति दर्शाने के लिए, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो मुझे पता चले, तो मुझे तरंग फलन के कितने मान चाहिए, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक वेव तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। तो मुझे साई से काम नहीं चलेगा, मुझे साई के कितने मान चाहिए, 2 मान चाहिए। इसलिए साई चाहिए कि साई स्क्वायर चाहिए।
साई स्क्वायर चाहिए। तभी बोला कि साई की कोई भौतिक पार्थक्यता नहीं, ये केवल तरंग के आयाम को, जैसे एक तरंग का अपनी स्थिति से अधिकतम विस्थापन, तो इलेक्ट्रॉन का अपनी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा है, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तरंग फलन, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहलाता है, आयाम। तो पूरी तरंग की स्थिति बताने के लिए मुझे आयाम के कितने मान चाहिए, 2, मतलब a स्क्वायर। इस बार इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति बताने के लिए मुझे तरंग फलन के भी कितने मान चाहिए, 2, मतलब साई स्क्वायर। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये मतलब साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता क्यों है और साई की क्यों नहीं। तभी हम बोल रहे हैं इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, ये केवल तरंग के आयाम को दर्शाता है। जैसे तरंग के आयाम दर्शाने के लिए a का एक मान, उसी प्रकार साई, लेकिन साई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति, इसीलिए साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है। और जहां साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता भी कैसी होती है, अधिक होती है। और उसी स्थान को परमाणु में क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है वो स्थान क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। इसीलिए साई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता या पाए जाने की प्रायिकता है। जहां वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग ये बता सकते हैं। साई के कुछ, साई स्क्वायर में कुछ मान, कुछ मतलब इसकी कंडीशन है, कुछ इसकी पॉइंट्स हैं कि एक तो ये क्या होना चाहिए, एक तो ये एक विमीय होना चाहिए, एक विमीय होना चाहिए, एक विमीय नहीं सॉरी एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। पहला पॉइंट तो क्या है, साई स्क्वायर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो ये एक समान होना चाहिए, मैं एक साथ समझा दूंगा। एक ये क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। इनका मतलब क्या है, परिमित का मतलब होता है फाइनाइट, परिमित होना चाहिए। एक पॉइंट है ये सतत होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, साई स्क्वायर सतत होना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है कि सभी जगह एक समान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनका सभी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कैसी रहती है, समान। तो चाहे तो ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, सभी जगह साई स्क्वायर का मान कैसा आएगा, समान आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कोई निश्चित नहीं है परमाणु में, वो लगातार नियत वेग से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब सभी जगह इसका मान कैसा आना चाहिए, साई स्क्वायर का मान समान आना चाहिए। इसका मतलब उसको कह रहा है सभी जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता परमाणु में क्या है, समान है। दूसरा क्या है, साई स्क्वायर परिमित होना चाहिए। परिमित का मतलब उसकी वैल्यू होनी चाहिए कुछ, अगर उसकी वैल्यू अनंत हो गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू अनंत हो गई तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी परमाणु में क्या होगी, अनंत। पता ही नहीं कहाँ है, जब पता ही नहीं तो फिर अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं ना। इसीलिए इसका मान फाइनाइट होना चाहिए, जो वैल्यू कुछ हो उसकी वैल्यू अनंत नहीं हो। इसका मतलब वैल्यू कुछ होगी तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी होगी परमाणु में। इसीलिए इसका मान कैसा होना चाहिए, परिमित या फाइनाइट होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या, यह सतत होना चाहिए। सतत का मतलब सभी जगह कंटिन्यूअस, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, नाभिक के चारों नियत वेग से, सतत वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इसीलिए इसका मान लगातार कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत को इंग्लिश में बोलेंगे अपन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में रुका नहीं है, सभी जगह लगातार वेग से पूरे अपनी नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो आप समझे कि साई, अगर आपसे आएगा कि साई स्क्वायर की सार्थकता समझाइए, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे कि साई जो होता है वो तरंग के आयाम को शो करता है, इसकी कोई भौतिक सार्थकता तक नहीं होती है। जिस प्रकार तरंग की स्थिति को दर्शाने के लिए मुझे आयाम के 2 मान चाहिए, उसी प्रकार परमाणु में, क्योंकि श्रोडिंगर क्या मान रहा है, इलेक्ट्रॉन को अप्रगामी तरंग, उसकी स्थिति दर्शाने के लिए मुझे तरंग फलन के कितने मान चाहिए, 2। इसीलिए साई इंटू साई इज इक्वल टू साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है, और वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, या जहां साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होगी, वही स्थान क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है। और आप फिर क्या लिखेंगे, साई में निम्न गुण होने चाहिए, तरंग इसमें साई स्क्वायर में ये एक समान होना चाहिए, यह परिमित होना चाहिए, ये सतत होना चाहिए। ठीक है, इनका मतलब क्या है मैंने आपको वो भी बता दिया है, आपको ऐसे कैसे ही लिखना है। साई, और आपको बोले कि इलेक्ट्रॉन की जहां साई का मान अधिकतम होगा वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी, आप बता सकते हैं, नेवर। क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति दर्शाने के लिए साई के कितने मान चाहिए, साई या साई स्क्वायर, मुझे 2 मान चाहिए। जिस प्रकार किसी तरंग की स्थिति दर्शाने के लिए मुझे 2 मान चाहिए होते हैं ना आयाम के, भैया तरंग ऐसे गई, पूरी तरंग को कैसे दिखाओगे, ये पूरी एक तरंग होती है, तो ये एक आयाम और एक आयाम, ये अधिकतम विस्थापन अपनी निश्चित स्थिति, तो मुझे आयाम के 2 मान चाहिए उसकी पूरी स्थिति दर्शाने के लिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी चक्कर ऐसे ही लगा रहा है तरंगों की भांति, तो मुझे एक तो जैसे आयाम है तरंग के लिए, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए साई है, तो मुझे साई के कितने मान चाहिए, 2 मान चाहिए। इसीलिए साई स्क्वायर की सार्थकता है, कुछ सिग्निफिकेंस है, साई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं है। आप सभी बोले कि साई का मान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है, यू आर रॉन्ग। जो भी कह रहा है वो रॉन्ग, नहीं, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को शो करता है, क्योंकि
साई स्क्वायर ही बता रहा है इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति, इलेक्ट्रॉन को जो अप्रगामी तरंग श्रोडिंगर मांग रहा है उसकी स्थिति को वो बता रहा है। इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए हमने वो भी लिख दिए, ठीक है। आप इसको लिख लो अच्छे से, मैं इसको बता देता हूँ, और अपने मन से भी आप लिखना, मैंने पूरा बोर्ड पे लैंग्वेज तो नहीं लिखी है, नोट्स भी आप खुद बना सकते हैं कि मैंने क्या बोला है, लेक्चर को रिपीट करके धीरा करके कि मुझे क्या लिखना है इसमें, तो मैंने वो बता दिया है। इनका मतलब क्या है, लाइंस का मैंने आपको वो भी बता दिया, एक समान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रायिकता होगी। अगर यही इनफाइनाइट हो गया, अनंत हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता ही नहीं पता होगा मुझे, होगा क्या, नहीं पता होगा, ठीक है। इस लेक्चर में मैंने बच्चों क्या बताया, श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है, वो बनती कैसे है, उसमें मेन चीज क्या है, लाप्लासियन संकारक क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साई स्क्वायर की सार्थकता क्या है, उसमें आपको जब बीएससी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, साई स्क्वायर और साई में क्या अंतर है, ये तरंग के आयाम से या अप्रगामी तरंग माना श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हमारा उद्देश्य भी आपको सिखाना ही है, रटाना नहीं है। वो तो आप कहीं से भी बीएससी कर सकते हैं पढ़ के, तो अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल ही हमने इसीलिए बनाया कि घर बैठे बच्चों को सीखना, चाहे उसके लिए हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आपकी ड्यूटी बस ये है कि लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट किया करो कि सर हमको ये सही लगा, ऐसे, तो उससे क्या हमको भी एनर्जी मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है इस प्रकार हमको भी मेहनत करने की एनर्जी मिलती है। और सपोर्ट करिए, शेयर करिए, जो भी गरीब बच्चे हैं जो कैसे नहीं पढ़ पा रहे कोचिंग वगैरह से, उनको जोड़िए, तो वो भी घर बैठे केमिस्ट्री तो कम से कम अच्छे से पढ़ ही सकें, डाटा को वैसे ही मिसयूज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं इसी प्रकार अगले लेक्चर में, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।